हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं एंगल क्या होता है। यहाँ से ये जो एंगल है इसके बारे में हम देखते हैं। तो एज एंगल इज फाउंड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखो, हम लोगों को तो ये पता है कि रेज क्या होती है और एक पॉइंट क्या होता है ये पता है। तो मान लो कि अगर एक ये पॉइंट है और इससे हम दो रे निकाल रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, ये दो रे हम निकाल दिए। तो इन दोनों रे और ये पॉइंट से जो बीच का ये वैल्यू कुछ निकल रहा है वो एंगल आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ मान लो कि जैसे कि ये देखो, ये बी है और ये डी है। ये बी डी एक रे हो गया, ये बी एक रे हो गया। और जिसमें बी जो है कॉमन पॉइंट हो गया दोनों का, दोनों रे का। ठीक है। और कॉमन क्या पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये जो कॉमन पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। और जो ये रे है पूरा का पूरा, ये जो रे है पूरा का पूरा, ये हमारा आर्म हो गया। ठीक है। और ये पूरा मतलब ये दो रेज और ये पॉइंट तीनों मिलके एक एंगल बना रहे हैं। ये दो आर्म्स और एक जो वर्टेक्स है ये मिलके एंगल बना रहे हैं। अब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? अगर इसका नाम लिखना हो तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? अब जैसे कि ये यहाँ पे बी डी रे है और यहाँ पे बी ई रे है। तो यहाँ पे इसको हम बस ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा है व्यू एंगल बी है। ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये डी बी ई एंगल है, ऐसे एंगल डी बी ई। या फिर ई बी डी भी लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम ऐसे एंगल ई बी डी। ठीक है। अब ये क्या लिखा है? टू बी क्लियरर वी यूज अ पॉइंट ऑन ईच ऑफ द आर्म्स टुगेदर विद द वर्टेक्स टू नेम द एंगल। ठीक है। इन दिस केस वी नेम द एंगल एज एंगल डीबी और ईबीडी। वही हमने बोला अभी कि ये जो वर्टेक्स से हमने जो एरे एक दो रेज बनी है, वो रेज और वर्टेक्स से मिलके एक एंगल बन रही है। और एंगल का नाम वो तीनों पॉइंट्स जो बन रहे हैं, वर्टेक्स और दो पॉइंट्स जो रेज पे हैं, वो तीनों से एक एंगल बन रहा है जिनको हम लोग डिनोट ऐसे कर रहे हैं। ठीक है ना, तीनों पॉइंट्स को यूज करके। ठीक है। अब जैसे कि ये एंगल है, अगर एंगल को एक कोई चीज में डिनोट करना हो तो उसको कैसे डिनोट करता है? ये जो है इसे हम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर इसको हम ऐसे एंगल डी बी ई लिख सकते हैं और इसको एंगल ए बी डी ऐसे लिख सकते हैं। राइट। तो ये हमारा ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है। तो ये हमारा, इसमें हम ये देख सकते हैं कि एंगल बी जो है उसमें बी वर्टेक्स है। फिर इसमें भी जो एंगल बी था वो बी वर्टेक्स है। यहाँ भी बी वर्टेक्स है, यहाँ भी बी वर्टेक्स है, यहाँ भी बी वर्टेक्स है। मतलब सब में जो बीच वाले टर्म है वो वर्टेक्स आ रहे हैं। ठीक है। तो अब एंगल को इंडिकेट करने के लिए हम एक स्मॉल कर्व का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि इसको डिनोट करने के लिए, यहाँ पे दिखाने के लिए इसको एक कर्व जो है ऐसा ऐसे बनाते हैं ताकि पता चले कि हाँ ये एक एंगल है। चलो, तो ये देखो यहाँ बोल रहा है विद्या हैज जस्ट ओपनड हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो इसको हम देखते हैं कि उसने जो बुक खोली है। राइट। ये देखते हैं हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये ये पहले बुक बंद थी, इस बुक को इसने हल्का सा खोला तो यहाँ पे छोटा सा एंगल बना है। यहाँ पे ये छोटा सा एंगल बना है यहाँ पे। राइट। फिर अब इसने बुक को थोड़ा और खोला तो ये देखो इतना बड़ा एंगल बन गया। ठीक है। अब इसने बुक को पूरा खोल दिया तो इतना बड़ा एंगल बन गया, पूरा का पूरा सीधा एंगल। मतलब मान लो कि ये एक रे है और ये एक रे है, तो इतना बड़ा एंगल हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह उसने बुक को थोड़ा और मोड़ दिया तो ये एंगल इतना बड़ा हो गया। फिर और मोड़ दिया तो एंगल इतना बड़ा हो गया, और पूरा का पूरा मोड़ दिया तो ये एंगल इतना बड़ा हो गया। ठीक है। तो ये हमें दिखना है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे लिए। हमने अब देखा कि एंगल जो है वो हर एक केस में अलग अलग बन रहे थे और छोटे बड़े बन रहे थे। और इसमें ये समझ में आ रहा था कि हर एक टाइम में इसमें ये जो लेंथ है या फिर कह लो ये जो आर्म्स है सब में इक्वल है, और ये जो पॉइंट है जो वर्टेक्स है वो भी सब में इक्वल है। बस इसमें क्या हुआ था कि आर्म्स लेंथ को हम दूसरे वाले आर्म्स लेंथ से जितना दूर करते जा रहे हैं वो एंगल उतना बड़ा होता जा रहा है। राइट। देखो यहाँ पे ये जो आर्म, ये जो एक साइड है बुक का और ये दूसरा साइड है बुक का, तो जो एक साइड है उसको दूसरे साइड से पहले थोड़ा नजदीक था, अब उसको हमने थोड़ा दूर कर दिया। राइट। जब दूर किया तो हमने ये देखा कि ये जो छोटा वाला एंगल था वो बड़े वाला एंगल में कन्वर्ट हो गया। फिर और दूर कर दिया तो ये बड़ा और बड़ा हो गया। राइट।
तो ऐसे यहाँ पे बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा और कौन सा एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा ये एंगल है, फिर उससे बड़ा ये एंगल है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, और ये सबसे बड़ा एंगल होगा। राइट, चलो आगे देखते हैं कि हम लोगों ने साइज ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस किया, इसके लेंथ के बारे में डिस्कस किया, और एंगल के साइज के बारे में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनका रोटेशन के बेसिस पे हम लोग ऐसा एंगल निकाल सकते हैं, या फिर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि केस 2 में कह रहा है कि केस 2 इज ग्रेटर देन एंगल इन केस 2, एंगल इन केस 2 इज ग्रेटर देन इन दिस केस angle in case 2 is greater, as in this case C needs to rotate the cover more. Similarly, the angle in case 3 is even larger than that of case 2 because there is even more rotation, or and cases 4, 5 and 6 are successively larger angles with more and more rotation. वही यहाँ पे कह रहा है कि केस 1 जो है यहाँ तक आर्म जो है इसका, राइट, जो ये रे है या फिर आर्म कह लो, ये आर्म को इसने जितना ज्यादा घुमाया उतना ज्यादा एंगल बनता गया, और घुमाया और बड़ा एंगल बनता गया, और घुमाया और बड़ा एंगल बनता गया। वही मैं अभी थोड़ी देर पहले समझा चुका हूँ, वही यहाँ ये कह रहा है। तो अब ये देखते हैं कि द साइज ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न दैट इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकंड रे। देखो ये एक रे है, ठीक है, मान लो ये वर्टेक्स है बी, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए मान लो। अब मैं एक और रे ले रहा हूँ, ठीक है, दूसरा दूसरा रे जो यहाँ से इतना दूर तक मूव करते हुए आएगा, राइट, और इसका पॉइंट मैं बी मान ले रहा हूँ। तो देखो साइज ऑफ एंगल क्या हुआ, ये वाला वर्टेक्स है, मैंने कितना रोटेट किया, सॉरी ये वाला रे से मैंने कितना रोटेट किया, ठीक है ना, वो क्वांटिटी मैंने कितना रोटेट किया कि यहाँ तक वो पहुंच गया है। ठीक है, ये रे तक पहुंच गया है। तो वो जो जितना रोटेशन हम कर रहे हैं वो एक्चुअली में हमारा एंगल का साइज है। ठीक है ना, यही जो फर्स्ट रे है, सॉरी ये जो हाँ ऐसे कर लो कि मान लो कि एक यहाँ पे एक रे ए है, ठीक है ना, यहाँ पे ओ ले लो, ओ ए है, और यहीं पे एक और रे मान लो कि यहाँ पे एक ओ बी है। अब इसको हम रोटेट करेंगे, तो इसको रोटेट करते हैं तो ये समझो ऐसे कि ए ओ ए था, इसको जब हमने कुछ दूर रोटेट किया तो यहाँ पे ओ बी बन गया। तो जो रोटेशन हम लोगों ने किया उसका जो क्वांटिटी होता है वो हमारा एंगल होता है। राइट, चलो तो यहाँ से देखो ये हमारा इनिशियल पोजीशन ऑफ रे था, तो इसको हमने इतना अमाउंट से टर्न किया, जब इतना अमाउंट से टर्न किया तो ये हमारा पोजीशन उस रे का फाइनल पोजीशन हो गया। तो जितना अमाउंट से हम टर्न कर रहे हैं वो अमाउंट हमारा एंगल आ रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब जैसे कि एक कंपास या डिवाइडर ले लो, ठीक है, और जैसे कि ये मैंने पहले डिस्कस किया कि कंपास क्या होता है, तो कंपास का एक इधर नीब होता है, इधर पेंसिल होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी टर्न द आर्म्स टू फॉर्म एन एंगल। अब इसको जितना ये इस वाले पार्ट को अगर हम इस वाले पार्ट से दूर करते जाएं तो क्या होगा, इसका जो बीच का एंगल होगा वो एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वहां से यहाँ पे हम एक चीज ये देख सकते हैं कि कोई भी एंगल फॉर्म करने के लिए दो आर्म्स होने चाहिए, ठीक है ना, और एक वर्टेक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसमें वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट, और इसमें ये और ये आर्म्स है। राइट, उसी तरह अगर हम सीजर्स में देखें तो सीजर्स में अगर इसको चौड़ा करते हैं या फिर जब कुछ काटने के लिए सीजर्स को निकालते हैं तो यहाँ पे इसके लिए ये वर्टेक्स बन जाता है, और ये हमारा आर्म्स बन जाता है। और जब काटते हैं तो ये थोड़ा और चौड़ा हो जाता है, और फिर जब उसको बंद करके रख देते हैं या फिर उसको सिंपली जब वो नॉर्मल रखा हुआ होता है तो वो बस ऐसे और ऐसे ही बस होता है। लेकिन जब काटते वक्त में तो उसका मुंह ऐसे खुल जाता है सीजर्स का। तो सीजर्स में ये वाला वर्टेक्स है और इसमें ये और ये आर्म्स होता है। ठीक है ना, और इसके बीच में फिर ये कुछ एंगल फॉर्म कर रहा होता है। राइट, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं, इस पे हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक आर्म हो गया, राइट, और ये एक आर्म हो गया, तो इस बीच में यहाँ एंगल बन रहा है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। फिर उसी तरह यहाँ पे ये आर्म हो गया, और यहाँ पे ये आर्म हो गया, और यहाँ पे ये कॉमन वर्टेक्स बन रहा है। फिर यहाँ पे ये एक आर्म हो गया, यहाँ पे ये एक आर्म हो गया, और यहाँ बीच में कॉमन वर्टेक्स बन गया। अब इसी बीच में हम ये देख रहे हैं कि इसमें ये एंगल बना रहा है और इसमें यहाँ पे ये एंगल बना रहा है। उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पे ये एक आर्म हो गया और उसके बाद फिर ये एक आर्म हो गया, अब इसके बीच में ये एंगल बना रहा है। राइट,
उसी तरह इसमें ये एक आर्म हो गया, फिर इसमें ये एक आर्म हो गया, उसी बीच में यहाँ पे एक एंगल बना रहा है। ये ओपन बॉक्स है, यहाँ पे ओपन बॉक्स का ऊपर में एक आर्म बना रहा है और यहाँ पे नीचे वाला एक आर्म बना रहा है। तो इसके बीच में ये हमारा एंगल हो गया और ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, तो अम, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो एंगल्स हैं कैसे फॉर्म कर रही हैं और एक आर्म से कैसे मतलब दूसरे आर्म तक एंगल्स फॉर्म कर रही है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये देखो, एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि मान लो कि एक कोई एंगल है। ठीक है, मान लो इतना बड़ा कोई एंगल है। अब मान लो कि ये एक दोनों रे हो गया, ये एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है ओ, यहाँ पे ये एंगल है। अब मान लो कि मैं उसी तरह यहाँ पे लूँ कि एक सिंगल ओ बी ऐसे मैंने ले लिया। अब ए का लेंथ मैंने बढ़ा दिया, ऐसा नहीं, रुक जाओ, मैं यहीं से दिखाता हूँ। मैंने इसका ही लेंथ बढ़ा दिया, राइट, इसका भी लेंथ बढ़ा दिया, तो भी यहाँ पे जो एंगल होगा वो सेम ही एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन पॉइंट है, राइट। और जब दोनों का कॉमन पॉइंट हो रहा है, राइट, और जब दोनों का कॉमन पॉइंट हो रहा है और उनका मैंने बस लेंथ को एक्सटेंड किया है, तो जब हम लेंथ को एक्सटेंड करते हैं और जब कॉमन पॉइंट रखते हैं तो हमारा एंगल सेम ही होता है, कभी डिफरेंट नहीं होता है। मान लो ये एंगल कुछ वैल्यू होगा इसका, तो वही वैल्यू यहाँ पे भी होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बीच में जो एंगल बना रहा है ना, वो एंगल कभी डिफरेंट नहीं होता अगर दोनों में कॉमन वर्टेक्स होता है तो, राइट। और अगर यही चीज को अगर मैं देखो, यही सेम लाइन को मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, और जितना से ये रोटेट किया है यहाँ पे, उतना ही से मैं रोटेट करते हुए यहाँ पे एक लाइन बनाता हूँ, राइट, उतना ही से सेम टू सेम। और मान लो यहाँ नाम मैंने कुछ और दे दिया, यहाँ पे जैसे मान लो कि मैंने दे दिया एक क्यू दे दिया, और यहाँ पे एक आर दे दिया, यहाँ पे पी दे दिया। तो क्यू आर जो रे है और जो क्यू पी रे है, और इसके बीच का ये जो जैसे मान लो कि ये एक रे था और ये भी एक रे था, राइट। तो ये जितना ऊपर रोटेट, जितना ऊपर ये टर्न किया या फिर जितना ऊपर ये रोटेट किया, राइट, उतना ही ऊपर मैंने भी यहाँ से ऊपर रोटेट करवाया इस रे को। ठीक है, तो जब दोनों को इक्वली रोटेट करा रहा हूँ तो दोनों के लिए यहाँ पे फिर एंगल भी इक्वल ही बनेगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कि कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखो, ये फिगर को मैं यहाँ थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ। ये देखो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक ए बना हुआ है इस रे में, यहाँ पे डी पॉइंट है, फिर यहाँ पे सी है इस रे में, और यहाँ पे एक बी है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि एंगल्स बन फाइंड करने के लिए कौन कौन से एंगल्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बन रहा है एंगल ए डी बी, फिर बन रहा है एंगल बी डी सी, फिर बन रहा है एंगल ए डी सी। आप देख सकते हैं एक ये एंगल बना एंगल ए डी बी, क्योंकि यहाँ पे ए डी और बी डी जो रे बन रहे हैं उनके कॉमन वर्टेक्स है ये डी। फिर उसी तरह डी बी और डी सी जो बन रहे हैं इनका कॉमन वर्टेक्स है डी। तो जब जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है वहां से हम एंगल बना सकते हैं। सिमिलरली डी ए और डी सी का कॉमन वर्टेक्स डी है, तो यहाँ पे ए डी सी भी एक एंगल बनेगा। अब बोल रहा है कि ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो ये जो रेज है फॉर्म कर रही है, चलो इस रेज का हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे इसको मैं नीचे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे डी ए रे है, फिर यहाँ पे एक है डी बी रे है, और फिर यहाँ पे एक है डी सी रे, राइट। उसी तरह हम यहाँ पे भी देख के निकाल सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो, ये जो लाइन आ रही है और ये जो लाइन आ रही है इसके बीच में कुछ एंगल बन सकती है। फिर यहाँ पे ये जो लाइन आ रही है और ये जो लाइन आ रही है इसके बीच में कुछ एंगल बन सकती है। तो ऐसे एंगल हम बहुत सारे निकाल सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे एंगल बनेंगे, राइट। यहाँ पे वर्टेक्स का नेम लिखने के लिए बोल रहा है और एंगल्स का बनाने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट्स का नेम नहीं है तो हम यहाँ पे उनका नाम नहीं लिख सकते हैं। बस सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो यहाँ पे रे आ रही है या फिर ये जो लाइन आ रही है, इनका यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स होगा और यहाँ पे ये आर्म होगा उसका, जो यहाँ पे बीच में एक एंगल बना रहा है, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। अब यहाँ पे देखो वही सेम क्वेश्चन में
यहाँ पे लेट ये जो है और ये जो है, राइट, अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे दो आर्म्स है, राइट, और जिसमें ये कॉमन वर्टेक्स है। दो आर्म्स में जब कॉमन वर्टेक्स हो तो उसके बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एंगल निकल रहा है। फिर सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें कि एक ये आर्म हो गया, फिर यहाँ पे ये एक आर्म हो गया, तो इसके बीच में कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा। आप वैसे ही इसमें और भी बहुत सारा निकाल सकते हो। अगर आपको मन करे तो आप ट्राई कर सकते हैं खुद पे। आप इसमें कम से कम खुद से ट्राई करो, कम से कम दो निकालने का एक्स्ट्रा, तब आपको समझ में आया कि हाँ ये काम कैसे कर रही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कि ड्रॉ एंड लेवल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी एंड एस आर। तो देखो, एक एस टी आर्म है और एक एस आर आर्म है, राइट। तो आर्म जो है वो मान लो ये एस टी ले लेते हैं इसे, और ये एस आर ले लेते हैं। तो यहाँ से एंगल का ये लेवल हो गया, राइट। अब इसको हम बोलेंगे एंगल टी एस आर, और वी कैन ऑल्सो राइट एंगल आर एस टी, राइट। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी सी कैन नॉट बी लेवल्ड एज एंगल पी। सो देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि पी ए पी बी पी सी थ्री आर्म्स हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ देना भूल गया, यहाँ पे एक ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे एक ऐसे हो जाएगा। तो ये टी पॉइंट है और ये आर पॉइंट है। एक मिनट, हम्म, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एपीसी है, उसको एंगल पी क्यों नहीं लिख सकते। यहाँ पे हाँ, इसको हम लोग एंगल एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एंगल एस भी लिख सकते हैं, एंगल टी एस आर भी लिख सकते हैं, और एंगल आर एस टी भी लिख सकते हैं, आर एस टी, राइट। ये आर एस फिर टी। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं पहले ये बताओ। देखो इसमें तो कॉमन वर्टेक्स तो पी ही है शुरुआत से ही। तो जब कॉमन वर्टेक्स पी है तो यहाँ पे इन तीनों आर्म्स को यूज करके कौन कौन से एंगल हम लिख सकते हैं पहले ये लिखते हैं यहाँ पे। तो एंगल ए पी बी, फिर और क्या होगा यहाँ पे एंगल ए पी सी, और क्या होगा एंगल बी पी सी। अब देखो ये तीनों के लिए यहाँ पे एंगल पी लिखा जा सकता है, राइट। पर इस केस में हम एंगल पी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ ए पी बी होता, मतलब कि सिर्फ ये वाली आर्म और सिर्फ ये वाली आर्म होती और ये आर्म मान लो कि यहाँ नहीं होती, तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि ये एंगल पी है। पर यहाँ पे ये वाली भी आर्म है, तो डिस्टिंग्विश करना अलग अलग आर्म्स के लिए, अलग अलग एंगल्स के लिए कि कौन सा एंगल कौन सा है, तो डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम तीनों को एंगल पी नहीं लिख पाएंगे, राइट। तो तीनों का जब हम एंगल नहीं लिख पाएंगे तो सिंपल बस यहाँ पे एंगल्स क्या होंगी, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी सी और एंगल बी पी सी। एंगल पी हम तीनों के लिए नहीं लिख सकते, क्योंकि तीनों के लिए फिर एंगल पी इक्वल हो जाएगी, और जब तीनों के लिए इक्वल हो जाएगी तब फिर तीनों को डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा, और जब जब डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होगा तो हम लोग उसको एंगल पी लेवल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा एंगल है। देखो एक ये छोटा एंगल यहाँ तक आया और एक बड़ा एंगल यहाँ से यहाँ तक आया। तो छोटा एंगल जो है दो आर्म्स के बीच में, क्यू पी क्यू और टी आर के बीच में, तो टी क्यू और टी आर के बीच में जो वर्टेक्स कॉमन है वहां से एंगल निकल के आ रहा है क्यू टी आर। और जो बड़ा वाला एंगल है, जो बड़ा वाला एंगल बन के आ रहा है वह पी टी, मतलब टी पी और टी आर, मतलब कि यहाँ पे बन के आया एंगल पी टी आर ऐसे। ठीक है, अब बोल रहा है mark any 3 points, right? Mark any 3 points on your paper that are not on the line, not on one line. Label them A, B, C. Draw all possible lines going through pairs of these points. तो ये बोल रहा है कि कोई 3 पॉइंट तुम अपने पेपर में मार्क करो जो एक लाइन में नहीं हो, ठीक है। और उन लोगों को नाम दो A, B, C, और वहां से फिर सभी पॉसिबल लाइंस बनाओ जो पॉइंट्स के जो ये पॉइंट्स है उनका पेयर में आ रही हो। तो चलो हम बनाते हैं, एक यहाँ देते हैं एक ए, एक यहाँ देते हैं बी, और एक यहाँ देते हैं सी, राइट। अब बोल रहा है कि सबको मिलाने के लिए पहले इसने बोला कि सारे एक लाइन में नहीं होना चाहिए। एक लाइन में मतलब कि ए बी और सी अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये तीनों एक लाइन में हो रहे हैं, राइट, ऐसे करके देखो, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो मैंने इसलिए अलग अलग लाइन में किया इसको। जब देखो यहाँ पे एक ये मैंने कनेक्शन दिया, एक यहाँ कनेक्शन दिया और एक यहाँ पे कनेक्शन दिया, राइट। और मैंने सारे के सारे पेयर्स जो पॉइंट्स के बन रहे थे
उनको मैंने कनेक्ट किया, AC का एक पेयर बना, BC का पेयर बना, AB का एक पेयर बना, इसके अलावा और कोई भी पेयर यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये सारे पेयर्स बनने के बाद मैंने सबको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, तो हमें 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 लाइन्स हमें मिली यहाँ पे, राइट। अब इनका नाम अगर लिखना हो तो क्या क्या नाम है, तो एक लाइन AB है, फिर एक लाइन BC है, और फिर लाइन एक CA है, राइट। अब हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABC, तो एक एंगल A है यहाँ पे, एक एंगल B है यहाँ पे, और एक एंगल C है यहाँ पे। एक यहाँ पे ये एंगल हो गया, एक यहाँ पे ये एंगल हो गया, एक यहाँ पे ये एंगल हो गया, राइट। तो तीनों यहाँ पे अलग अलग एंगल हो गए। यहाँ पे एक ही कॉमन वर्टेक्स है, ये और ये आर्म्स के लिए, फिर यहाँ पे भी एक ही कॉमन वर्टेक्स है बस दो ही आर्म्स के लिए, और यहाँ पे भी एक कॉमन वर्टेक्स है बस दो ही आर्म्स के लिए। इसलिए हम लोग सिर्फ इसको एंगल A, सिर्फ इसको एंगल B और सिर्फ इसको एंगल C भी कह सकते हैं। चलो ये हमारा हो गया। अब राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। चलो ये तो देखो, ये एंगल A हो गया, ये एंगल B हो गया, ये एंगल C हो गया। एंगल A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल CAB, फिर एंगल B को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ABC, और फिर एंगल C को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल BCA। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि नाउ mark any 4 points on your paper so that no three of them are on one line, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट हमें कह रहा है कि पेपर में बनाने के लिए, लेकिन उसमें से कोई भी तीन एक लाइन में नहीं होनी चाहिए। तो एक दो तीन यहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब नीचे नहीं लिखते हैं, एक यहाँ लिख दिए हैं, एक यहाँ लिख दिए हैं। अब क्या कह रहा है कि लेवल देम ABCD, चलो इनका नाम दे देते हैं ABCD, ABCD। अब ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। तो कह रहा है कि जितने भी पॉसिबल लाइन बन रहे हैं हर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, उनको हम ड्रॉ करेंगे। तो चलो एक यहाँ से यहाँ कर दिया, फिर एक मैं यहाँ से यहाँ कर दिया, फिर एक मैं यहाँ से यहाँ कर दिया। ए से हमने सब जगह कर दिया, अब बी से करेंगे। बी से ए में किया हुआ है, फिर बी से डी में करेंगे, फिर बी से सी में करेंगे। अब सी से करते हैं, तो सी से बी में किया हुआ है, सी से ए में किया हुआ है, अब सी से डी में करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं डी के लिए, तो डी से ए में किया हुआ है, बी में किया हुआ है, सी से सी में किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें ये मिल गया, ठीक है। तो हम लोगों ने अब पॉइंट्स तो ऐड कर दिए यहाँ सब जगह, ठीक है। सारे लाइंस को, पॉसिबल लाइंस को हम लोगों ने पेयर कर दिया। अभी पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो लाइंस को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल यहाँ पे 6 लाइंस हो गए। और फिर पूछ रहा है कि नेम देम। अब 6 लाइन है, इनका नाम लिखते हैं हम। तो इनका नाम क्या क्या होगा, एक होगा AB, फिर होगा BC, फिर होगा CD, फिर होगा DA, फिर होगा AC, फिर होगा DB। देखो मैंने पहले ये लिया AB, फिर BC, फिर CD, फिर DA, फिर AC, और फिर AC लिया, उसके बाद फिर ये DB लिया, राइट। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। तो ABCD को हम लोग अगर देखें तो यहाँ से एक ये एंगल बन रहा है, 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 फिर एक ये एंगल बन रहा है, 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 और तो और एक ये बड़ा भी एंगल बन रहा है इसमें। उसके बाद ये भी बड़ा एंगल बन रहा है, एक ये भी बड़ा एंगल बन रहा है, उसके बाद फिर ये भी बड़ा एक एंगल बन रहा है, ठीक है। देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। देखो इसमें एक यहाँ पे एक बड़ा एंगल बन रहा है, फिर इसमें एक यहाँ पे एक बड़ा एंगल बन रहा है, फिर यहाँ डी पूरे में एक बड़ा एंगल बन रहा है, फिर ये सी पूरे में एक बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। फिगर 2.9, इट्स टॉकिंग अबाउट फिगर 2. लेट्स गो टू फिगर 2.9। So okay, so see here it's writing it as a curve. Okay, so we will write it again, do it again. तो इसको हम लोग दोबारा बनाते हैं। मान लो ये ऐसे हो गया,
फिर यहाँ पे इसको हमने ऐसे मिला दिया। ये हमारा ए बी सी डी था। इसको थोड़ा और जूम करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक ये एंगल बना, फिर ये एक एंगल बना, फिर यहाँ पे ये एक एंगल बना, उसके बाद यहाँ पे ये एक एंगल बना, उसके बाद फिर ये एक एंगल बना, यहाँ पे फिर ये एक एंगल बना, उसके बाद फिर ये एक एंगल बना, उसके बाद फिर ये एक एंगल बना, उसके बाद फिर ये एक एंगल बना, फिर यहाँ पे एक ये एंगल बना, और फिर यहाँ पे ये एक एंगल बना, और फिर यहाँ पे ये एक एंगल बना। अब हम सबके एंगल का नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो, यहाँ पे ये जो एंगल बना, इसका नाम क्या है? सोचो, ये जो कर्व से हम बनाए यहाँ पे, इसका एंगल क्या है? देखो, इसका एंगल है डी ए सी, राइट। फिर ये डी ए सी, और फिर ये जो है एंगल है, इसका एंगल क्या होगा? सी ए बी। तो एंगल सी ए बी, और फिर ये पूरा का पूरा कितना होगा? क्या होगा? डी ए बी, एंगल डी ए बी। अब उसी तरह इसके लिए देखेंगे, यहाँ पे ये कर्व के लिए देखते हैं। यहाँ से आया ए बी डी, तो एंगल ए बी डी। अब फिर इसके लिए देखें तो डी बी सी, राइट। तो यहाँ पे एंगल डी बी सी। अब इसके लिए देखें तो यहाँ से आया ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो यहाँ पे ये जो मैं एरो बनाया हूँ ना, यहाँ से यहाँ तक का जो कर्व बनाया हूँ, तो ये शुरुआत यहाँ से हुआ और ये एरो यहाँ तक आया। तो जहाँ से शुरुआत हो रहा है उस रे का एंड पॉइंट से शुरू करेंगे, राइट। तो देखो, मैंने यहाँ अभी ए लिखा, फिर उस पॉइंट का उस रे का एंड पॉइंट से शुरू किया और उसके वर्टेक्स तक पहुंचेंगे, मतलब ए बी लिख दिया। अब जहां तक ये एरो गया, ये एरो यहाँ तक गया, तो इस एरो, ये जो एरो है, ये एरो इस रे में आ रहा है। इस रे में जो एंड पॉइंट है सी, वो हम फिर यहाँ लिखेंगे। तो ए बी सी ऐसे लिखेंगे। और उसी तरह यहाँ देखो, जैसे ये छोटा वाला था, ये छोटा वाला एरो, राइट, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ है, तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इस रे में, इस रे का एंड पॉइंट ये बी है, राइट। तो यहाँ बी, फिर ये वर्टेक्स तक पहुंचा सी, फिर वर्टेक्स के बाद फिर ये इस लाइन में घुस गया। जब इस लाइन में घुस गया तो इस लाइन का एंड पॉइंट क्या था? ए था। फिर उसी तरह अगर इसके लिए देखें तो यहाँ से एंगल ए सी डी, और ये पूरा के लिए एंगल बी सी डी, राइट। अब यहाँ से देखें अगर इस एंगल के लिए, तो एंगल सी डी बी, एंगल सी डी बी। उसके बाद फिर अगर हम इसके लिए देखें तो एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए, और ये फिर पूरा के लिए देखें तो एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए, राइट। ये हो गया इतना। चलो अब देखते हैं इतना हम समझ गए हैं। तो अब हम एंगल के बाद अब हम कंपेयरिंग एंगल्स पे देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। अब ये मैं वीडियो को पॉज करूंगा, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।